हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द त्यागी अपडेट। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रेवोल्यूशन मूवी को, जो एक सर्वाइवल मूवी है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत शिकागो से होती है। यहाँ पर हमें एक चार्ली नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो टीवी में कार्टून देख रही थी। वहीं उसका भाई डैनी आईपैड में गेम खेल रहा था। वहीं उसकी मम्मी रेचल फोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड बेन दौड़ते हुए आता है और वो कहता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तभी अचानक वहां की लाइट्स ब्लिंक करने लगती है और बेन के कंप्यूटर में कुछ फाइल्स डाउनलोड होने लगती है, जो कि कुछ ही सेकंड में 100% डाउनलोड कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद बेन कंप्यूटर से यूएसबी निकालकर एक मेटल के लॉक में लगाता है। तभी हमें माइल्स और उसका दोस्त रोड से जाते हुए दिखाए जाते हैं। तभी उनके पीछे की सारी गाइड की लाइट एक एक करके बंद होने लगती है और आकाश से सारे प्लेन्स इधर उधर क्रैश होने लगते हैं। ट्रांसफार्मर्स ब्लास्ट होने लगते हैं, यहाँ तक के एफिल टावर पर भी पूरी तरह अंधेरा छा जाता है और आसमान से हमें दिखाया जाता है कि पूरी पृथ्वी एक कोने से दूसरे कोने तक पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कहानी सुनाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस ब्लैक आउट डे को 15 साल से ज्यादा हो गए हैं। आगे हमें बताया जाता है कि ब्लैक आउट डे के बाद पूरी पृथ्वी पर इलेक्ट्रिसिटी 15 साल के बीच में कभी भी आज तक इलेक्ट्रिसिटी आई ही नहीं, जिस वजह से लाइट के से चलने वाली सभी चीजें बिल्कुल ठप पड़ गई थी। इस सब की वजह से सभी के हालात बड़े पैमाने पर खराब हो चुके थे। जैसे बीमारी बढ़ी लेकिन दवाइयां नहीं थी, आग लगी, आग बुझाने के लिए गाड़ियां नहीं थी। जिसके बाद जल्द ही सरकारें गिरने लगी और मिलिट्री आज बढ़ने लगी थी। जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम 6 भागों में बढ़ चुका था, जैसे जॉर्जिया, फ्लेनिस, टेक्सास, गल्फरेनो एंड वेस्टलैंड। इस वजह से यहाँ के हालात को देखकर लोग दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे थे, जिनमें से एक बैन और उसकी फैमिली भी थी। वो विलेज एरिया में रहने लगे थे, जो कि द मोनो रिपब्लिक एक खुशहाल कॉलोनी थी। हमें पता लगता है कि बेन की वाइफ का देहांत हो चुका है और बेन अब मैगी नाम एक ब्रिटिश लड़की को डेट कर रहा है। अब बेन के बच्चे डेनी और चार्ली भी बड़े हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन चार्ली अपने भाई डेनी के साथ जंगल में जाती है, जहां उन्हें एक यूनिटी वैन दिखाई देती है। जब चार्ली उसके अंदर जाती है तो उसको वहां पर एक मिनी फ्रिज दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे अपने बचपन की याद आने लगती है। ब्लैकआउट डे के बाद उसके मॉम डैड ने उसे एक पिघली हुई आइसक्रीम दी थी, क्योंकि वो उस वक्त की आखिरी आइस। लेकिन एक दिन जब चार्ली जंगल में जाती है तो उसको वहां पे मार्को मिलिट्री नाम की एक फौज मिलती है। कॉलोनी पर आते ही हमला बोल देती है और जो उनका बॉस होता है उसके हाथ पर एक टैटू होता है, जो कि उनके गैंग का सिंबल था। अब उस गैंग का बॉस वहां पर आते ही फसल के रूप में उनसे टैक्स मांगने लगता है। हालांकि बेन जानता है ये टैक्स से कहीं ज्यादा है, क्योंकि बेन को लगता है यहाँ पर कुछ तो बहुत ही गलत होने वाला है। इसलिए बेन अपने सबसे अच्छे दोस्त आरोन के पास जाता है और उसके हाथ में वो लॉकेट दे देता है, जिसमें उसने फिल्म की शुरुआत में वो यूएसबी लगाया था। और वो आरोन से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें इस लॉकेट को संभाल के रखना है। लेकिन तभी वहां पर उस फौज का कैप्टन आ जाता है और वो बेन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और वो उससे उसके भाई माइल्स के बारे में पूछता है। उस पर बेन कहता है कि वो माइल्स से पिछले 15 सालों से कभी नहीं मिला। कि तभी अचानक वहां पर डेनी आकर उस फौज के ऊपर एक क्रॉसबो पॉइंट कर देता है और अपने डैड को ना ले जाने की धमकी देता है। तभी बेन अपने बेटे को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता कि गलती से डेनी उन पर गोली चला देता है और तभी वहां पर पूरी तरह से हड़दम मच जाती है और गोलियों की बौछार होने लगती है। लेकिन इस लड़ाई में फौज के सामने लड़ने का कोई फायदा नहीं होता, जिसमें कुछ आम लोग मारे जाते हैं और डैनी को फौज द्वारा बंदी बना लिया जाता है। लेकिन जब चार्ली वापस आती है तो वो अपने डैड को गोली लगा पाती है, जहां बहन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। और वो चार्ली को बताता है कि डैनी को फौज के लोग किडनैप करके ले गए हैं। अब हमारी आखिरी उम्मीद माइल्स, जो शिकागो में कहीं रह रहा है। अब बेन चार्ली को कहता है कि तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा और इसी के साथ उसकी सांसें टूट जाती हैं। लेकिन चार्ली के पास शोक मनाने तक का वक्त नहीं था, इसीलिए वो अपना बैग बांधती है और अकेले ही माइल्स को ढूंढने के लिए निकलने लगती है। लेकिन वहां पर मैगी आती है और उसको अकेले जाने के लिए मना कर देती है। फिर आरोन भी उनके साथ आने लगता है, जो चार्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और इसके बाद वो तीनों खतरनाक रास्तों से होकर
सफर पर निकल पड़ते हैं, जिससे टीम के बीच बॉन्ड और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। अगले दिन जब चार्ली पानी भरने के लिए झरने पर जाती है तो उसे वहीं पर नेट नाम का एक लड़का दिखाई देता है, जिसे देखकर वो वहीं रुक जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया ब्लैकआउट में जाने के बाद से ही हर इंसान को देखते ही पहली बार उसको खतरा समझा जाता है। लेकिन बस किस्मत से नेट बस उससे उसका नाम पूछता है और उसको जाने देता है। उस रात चार्ली और उसके दोस्तों को एक टूटा फूटा प्लेन दिखता है, जिसमें वो रात गुजारने का डिसाइड करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये कुछ चोरों का ठिकाना था, जो इन लोगों को देखकर यहाँ पर आ जाते हैं और इनको पकड़ लेते हैं। और उनमें से एक बंदा चार्ली को चाकू की नोक पर उठाकर अलग ले जाता है। फिर तभी मैगी अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और उनको वो कुछ वाइन पिलाती है, जिसे पीते ही वो उल्टी करने लगते हैं और मरने लगते हैं। और दूसरी ओर वो बंदा चार्ली को मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी वहां पर नेट आकर चार्ली की जान बचा लेता है। और अगली सुबह पता चलता है कि नेट भी उनके साथ शिकागो जा रहा है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। जब मेजर डोम और उसकी आर्मी आराम कर रही थी, तब डैनी इस बात का फायदा उठाता है और हथकड़िया का ताला छोड़कर भाग जाता है। लेकिन कुछ दूर चलने पर ही उसे अस्थमा का दौरा पड़ता है और वो एक घर के पास जाकर बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आता है तो वो एक लड़की को अपने ऊपर गन पॉइंट किए हुए पाता है। और वो लड़की उसे अपना नाम ग्रेस बताते हुए पूछती है कि वो कहाँ से आया है। जिस पर डैनी बताता है कि मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था, उनसे बचकर ही मैं यहाँ तक आया हूँ। उसके बाद वो लड़की उस पर से गन हटाती है और उसे अस्थमा पंप देते हुए कहती है कि वो उसके मरे हुए लड़के का है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और उन चारों को दिखाया जाता है। वो लास्टली शिकागो के एक होटल में पहुंच जाते हैं। जब वो बारटेंडर से माइल्स के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है। लेकिन जब चार्ली उसे अपने डेड रे के बारे में बताती है कि उनकी हाल ही में भी मौत हुई है, तो वो बारटेंडर कहता है कि वो ही माइल्स है। लेकिन वो उनसे अपनी पहचान छुपाने के लिए बोलता है। फिर माइल्स अपनी भतीजी को अंदर ले जाता है और प्राइवेटली बात करता है। वहां पर चार्ली उसे बताती है कि उसके डैड को किस तरह उस फौज ने मार डाला है और डैनी को अपने साथ अगवा करके ले गए। फिर चार्ली अपने अंकल से पूछती है कि वो फौज उनके परिवार के पीछे क्यों पड़ी हुई है, जिस पर चार्ली कहता है कि बेन जरूर कुछ न कुछ उस ब्लैक आउट के बारे में जानता था, इसी वजह से वो फौज हमारे परिवार के पीछे पड़ी हुई है। फिर तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और माइल्स नेट का हाथ पकड़कर दिखाता है कि उसके हाथ पर भी वही टैटू है जो उस फौज के ग्रुप के हाथ पर था। नेट अब तक चार्ली के साथ इसलिए था क्योंकि वो उसका इस्तेमाल करके माइल्स तक पहुंचना चाहता था। फिर नेट वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। माइल्स उसका पीछा भी करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नेट इस पूरे क्रू के साथ वहां पर हमला बोल देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि माइल्स सिर्फ तलवार से ही उस पूरी फौज का बड़ी हिम्मत से मुकाबला करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चार्ली और मैगी भी बड़ी हिम्मत से उन फौज के क्रू के एक एक मेंबर को बड़ी हिम्मत से मारने लगते हैं और कुछ ही देर में वो सब मिल करके उन क्रू के मेंबर्स को एक एक करके सभी को ढेर कर देते हैं। और माइल्स भी उस क्रू के कैप्टन को मार डालता है, जिसके बाद वो चार्ली और मैगी के साथ डैनी को ढूंढने के लिए मान जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मेजर टॉम और उसके आदमी डैनी का पीछा करते हुए ग्रेस के घर पर पहुंच जाते हैं। जब डरी हुई ग्रेस डैनी को बचाने की कोशिश करती है तो कैप्टन उसको मारने की धमकी देता है। फिर ग्रेस पीछे हट जाती है और कैप्टन अंदर जाकर डैनी को धर लेता है। फिर उनके जाने के बाद ग्रेस बेसमेंट में जाती है और एक लॉकेट निकालती है जो हूबहू उस क्रोन के जैसा था। जब ग्रेस उसका बटन दबाती है तो उस रूम में लाइट जल जाती है और फिर वो उसे कंप्यूटर में लगाकर किसी से चैट करने लगती है। और दूसरी तरफ जो बंदा था वो बहुत ही खुश था, क्योंकि क्रू को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मिलेटिया के अड्डे पर मिलेटिया का सबसे बड़ा लीडर दिखाया जाता है, जिसका हाथ सभी बुरे कामों में होता है। जिसके बाद कैप्टन दूसरे रूम में जाता है, जहां पर हमें रे की पत्नी को दिखाया जाता है, जिसको हम अब तक मरा हुआ समझ। यहाँ पर कैप्टन रेचन को बताता है कि रे मर चुका है, जिसको जानकर रे बहुत ही सैड हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ मजदूर बड़े से हेलीकॉप्टर को खींच कर ले जा रहे थे। यहीं पर चार्ली और उसके अंकल भी पहुंच जाते हैं।
यह देखकर हमें पता लगता है कि कैप्टन को अभी भी उम्मीद है कि एक न एक दिन इलेक्ट्रिसिटी जरूर आएगी। और इन सभी मजदूरों में माइल्स रोरा को भी देखता है, जो कि कहता है कि इन सभी मजदूरों के साथ उसको बचाना नामुमकिन है। लेकिन माइल्स कहता है कि उसे अपनी दोस्त को जरूर बचाना है। फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चार्ली उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और गार्ड को वहां से भगा देती है। तभी माइल्स वहां पर आता है और लोरा को बचाकर वहां से ले जाता है। लेकिन इस बात से लोरा उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसे उनकी राइफल्स चुरानी थी, इसीलिए वो उनके साथ रह रही थी अभी तक। बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि चार्ली एक खोया हुआ इंसान होने का नाटक करके गार्ड्स के पास जाती है और पास जाते ही उस गार्ड के सर में गोली मार देती है। बाद बाकी के गार्ड कुछ पर पाते वहां पर नोरा और स्माइली आकर उनको ढेर कर देते हैं और सभी मजदूरों को आज़ाद करा देते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कैप्टन एडम को दिखाया जाता है, जिसने माइल्स के ठिए पे हमला कर दिया है। अब उनको कुछ दूर रोकने के लिए माइल्स अपने एक स्नाइपर को ऊपर भेजता है और उसका ये प्लान काम भी करता है, क्योंकि ऊपर गया हुआ वो स्नाइपर मिलिटिया के कई जवानों को मार गिराता है, जिससे उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। इसी तरह लड़ाई को चलते चलते रात हो जाती है और माइल्स उधर दीवार तोड़कर एक सुरंग बनाने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके। लेकिन उसका ये प्लान पूरी तरीके से फेल हो जाता है, क्योंकि दीवार में छेद करते समय दीवार गिरने लगती है और माइल्स अंदर उस गड्ढे में गिर जाता है। ठीक इसके बाद ऊपर बैठा स्नाइपर मारा जाता है और कैप्टन और उसके जवान अंदर घुसने लगते हैं। लेकिन माइल्स, जो बहुत ही बेहतरीन तलवारबाज है, वो एडम को बंदी बना लेता है और वो उसे दूसरे रूम में बंद कर देता है और यहाँ से भागने के तरीके सोचने लगता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है जब एडम माइल्स को पहचान लेता है, और ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर रेचल एडम से पूछती है कि तुम माइल्स को कैसे जानते हो। फिर यहाँ पर एक कहानी नया मोड़ लेती है। फिर एडम रिवील करता है कि पहले इस्माइल कैप्टन का राइट हैंड हुआ करता था। फिर इतना सुनते ही माइल्स एडम को मारने लगता है और एडम को कहता है कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार है, बस उसकी एक शर्त है कि उसकी क्रू को किसी भी मेंबर को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर एडम ये डील एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है माइल्स को मिलिटिया के लोग अरेस्ट करके ले जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हमला होता है। तभी वहाँ पर नोरा आकर माइली को बचा कर ले जाती है और फिर दिखाया जाता है मैगी और आरोन को, जो ग्रेस को ढूंढने के मिशन पर हैं। और कुछ देर बाद वो ग्रेस के घर पर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन ग्रेस का घर बिल्कुल खाली होता है, क्योंकि ग्रेस ने ये घर छोड़ दिया होता है। यहाँ आरोन, जो गूगल का पुराना एम्प्लॉय होने का दावा करता है, इसके बाद जब वो बेसमेंट में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक कंप्यूटर मिलता है, जिसे देखकर वो कहता है कि इसे हाल ही में ही बनाया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है। इसके बाद आरो इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन कई घंटों की मेहनत के बाद जब उसे कुछ भी नहीं मिलता तो वो थक हार कर ऊपर जाता है और आरो का बटन प्रेस करता है। और वो बटन प्रेस होते ही वहाँ पर पास में रखे हेडफोन में सॉन्ग्स बजने लगते। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।